नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने यूसीसी के तहत शादी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाकर जनवरी 2026 तक कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। इस बोर्ड के माध्यम से ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों का रजिस्ट्रेशन और नियमन किया जाएगा। साथ ही 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए कई प्रस्तावों पर भी विचार हुआ। सत्र आरंभ होगा 19 तारीख से और जयसेन का सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब पर आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सदैव उनके पटल पर रखी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी दी कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार विधानसभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नोवा से जोड़ा गया है, जिससे कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी। भराड़ीसैंण में साउंड सिस्टम सहित अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो हम पूरी तरह से तैयार हैं। 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहाँ पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहाँ भी होगा। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम है, उनको हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से हम पूरी। भाजपा मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति है। निशंक ने इसे पर्वतीय विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं, हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है, ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक व्यक्ति से, एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम। 123 साल पुराने MKP PG कॉलेज को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही झूठी खबरों पर कॉलेज प्रशासन ने नाराजगी जताई है। प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने कहा कि कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को वेतन न मिलने जैसी खबरें पूरी तरह गलत हैं। अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। काफी मतलब मीडिया के इसके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भी कॉलेज में कई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास आई, जिसे पढ़कर हम तो एकदम ही मतलब दंग से रह गए कि ऐसी खबर कौन फैला रहा है। कॉलेज हमारा इतना वर्षों पुराना है, 1902 में ये स्टैब्लिश हुआ और डिग्री कॉलेज 1958 से लगातार इतने ऊंचाइयों को छू रहा है। और अभी थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इस तरीके का ये भ्रामक तथ्य फैलाने शुरू कर दिए कि कॉलेज बंद होने की कगार पे है। उसमें बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें कुछ डाला हुआ है उन्होंने, और जबकि हमारे को शासन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय हमारी जो सोसाइटी है वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारे कॉलेज चलने या न चलने पे कोई उसका प्रभाव पड़ रहा हो। शासन हमारे साथ लगातार हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा सहयोग दे रहा है। और इस समय कॉलेज में भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन्स हम नहीं ले रहे हो। तो कॉलेज को इस तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाकर, सूचनाएं देकर लोगों के अंदर बेकार के क्या कहते हैं संशय पैदा ना करें। और हम लोगों ने भी इसकी शिकायत कर दी है,
ताकि जिसने भी ये चीज करने की कोशिश करी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की। जहां एक और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं नारसन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। हालत ऐसे है कि डॉक्टर मौजूद नहीं रहते और इलाज का जिम्मा स्टाफ के ऊपर है। बीते दिन शाम करीब 7 बजे एक गंभीर रूप से घायल मरीज को केंद्र लाया गया, लेकिन कोई डॉक्टर मौके पर नहीं था। मौजूद एएमटी और स्टाफ नर्स ने प्राथमिक उपचार कर मरीज को रुड़की सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। स्थानीय लोग लापरवाह स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। बुरा मामला ये हो जी, भाई लकड़ी भर रहे थे, उसको लेकर आए हम यहाँ अस्पताल में। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, 1 घंटा होगा जी सब पूरे अस्पताल में हमने आवाज मारी, कोई नहीं मिला। हम 1 घंटा से हम परेशान रहे जी, कोई नहीं मिला। इलाज किसने किया? इलाज तो यहाँ से जी डॉक्टर नहीं थी, वैसे ही कोई नहीं था जी यहाँ। तो कोई इलाज नहीं, यहाँ डॉक्टर ने दिया? नहीं जी, कोई इलाज नहीं दिया जी, खुद लेकर गया। हम अब कहाँ ले गए? रुड़की गया जी। मामले यही ट्राली भर रहे थे हम लकड़ी की, हमारे भाई के चोट लगी, हम अस्पताल में आए, गुरुकुल यहाँ डॉक्टर नहीं मिला, इन्होंने रेफर कर दिया जी रुड़की के लिए। रेफर किसने किया है यहाँ पर? एक लेडीज डॉक्टर नहीं थी जी। तो अभी तक जो प्राथमिक उपचार दिया गया है यहाँ से, तो किसने दिया है यहाँ? थोड़ा इलाज किया होगा, किसने किया इलाज? बड़ा इलाज किसी ने नहीं किया। एक लेडी डॉक्टर नहीं थी, जो डॉक्टर नहीं थी या नर्स थी, क्या आती जी देखो, हमें मालूम नहीं इसके बारे में जी। मुंह में से जो खून आ रहा, उन्होंने रेफर कर दिया रुड़की के लिए जी। और कोई इलाज नहीं जी, कोई डॉक्टर नहीं मिला पाया। मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिल पाया जी। नहीं, इसका संज्ञान में मैं लेते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। अभी माननीय डीएम साहब का भी निर्देश है हम सभी को, सभी हमारा कितना भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, बीट स्वास्थ्य, बीट एजुकेशन, बीट एनी विभाग, उनको हमें इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो आपने ये बात बताया कि नारसन वाले में, मैं उसको एक बार सीएमओ से बात करते हुए क्या कार्रवाई हो सकता है विभाग के द्वारा उसको। राजधानी देहरादून के पौष इलाके रेसकोर्स में 2 पड़ोसियों के विवाद को सुलझाने गई महिला दरोगा के साथ एक महिला और उसकी बेटी द्वारा गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मां और बेटी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि महिला और उसकी बेटी ने भी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसे देखते हुए देहरादून एसएसपी ने इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। दिनांक 13/25 को श्रीमती साक्षी पत्नी सन्नी कुमार, जो कि रेसकोर्स की रहने वाली है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना चौकी फवारा चौक पर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से उनके घर में बिजली नहीं आ रही थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा विद्युत विभाग में की गई और विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन लगाने का काम किया जा रहा था। इस कार्य में उनकी पड़ोसी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। इस शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी दी गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अपराध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि ईंट उठाकर उनके ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित के द्वारा थाना नेहरू कॉलोनी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का और पुलिस के साथ मारपीट करने का अभियोग पंजीकृत करवाया गया और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को मौके से हिरासत में लेकर थाना नेहरू कॉलोनी ले जाया गया। आगे की विवेचना की गई और इसमें विधि अनुसार उनको श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को धारा 35(3) का नोटिस जो है सर्व करवाया गया। इस बीच श्रीमती संतोष रावत के एडवोकेट भी थाने पर पहुंचे और उनके एडवोकेट को श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को सुपुर्द किया गया और थाने पर उनकी वीडियोग्राफी की गई। उनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई, ये फोटो से भी स्पष्ट है। और अंत में उनके एडवोकेट साहब को उनके साथ सकुशल उनके साथ श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को रवाना किया गया। और अब इस प्रकरण में एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्र अधिकारी डालनवाला श्री अनुज को इस मामले की जांच दी गई है और जांच में दोनों पक्षों से संबंध में जानकारी की जाएगी और जो भी आगे की इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। राजधानी देहरादून में रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश के पहाड़ों से लेकर मैदान तक वही कहीं कहीं तीव्र तो कहीं मध्यम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी है। बाकी जनपदों में भी गरज चमक के साथ बारिश के तेज होने के आसार हैं। बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लक्सर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में घने बादलों के साथ तेज गरज हुई और
फिर भारी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसान पशुओं के चारे को लेकर परेशान है और खेतों में खड़ी फसलें खराब होने की कगार पर हैं। बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मोहल्ला मलानपुरा में बीते 5 दिन पहले एक 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन छतों पर गिर गई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बार बार विद्युत विभाग को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही से नाराज लोगों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से जानकारी मिलने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि मामला अब उनके संज्ञान में आ गया है और वे जल्दी अधिकारियों से बात कर समाधान कराएंगे। उसके बाद ही मैं उनको निर्देशित करूँगा। अच्छा, मुझे आपके माध्यम से भी पता चला, मैं बात करता हूँ एसडीओ। भारी बारिश के कारण लक्सर में जलभराव ने गन्ने की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग 30,000 बीघा गन्ने की फसल जलमग्न है, जिससे पैदावार में 50% तक गिरावट की आशंका है। इसके अलावा करीब 8,000 बीघा धान की फसल भी प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों में बरसात के सीजन में इतना व्यापक जलभराव पहली बार देखने को मिला है। तहसील प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व प्रेक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहाँ पर भी फसलों का दूसरा ध्यान रखा कोई ना सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि। प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किच्छा स्थित पराग फार्म की 1914.30 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व, चकबंदी और पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई की। सख्त प्रशासनिक निगरानी के चलते कोई विरोध नहीं हुआ। शनिवार को मेन गेट पर भूमि कब्जे का नोटिस चस्पा किया गया। आज ये जिलाधिकारी महोदय का आदेश दिनांक 3/11/2022 जो कि स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय में जो विचाराधीन थी उसके निर्णय के वजह से जिसमें कब्जा नहीं दिया जा सका था, वो 13/8/2025 को निस्तारित कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। इसके क्रम में 3/11/2022 के जिलाधिकारी महोदय के आदेश, जिससे कि राज्य सरकार में 1914.3 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी, उस पर आज कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। ये 5 गांवों में है ये जमीन, गंगोली, कनमन, बहरा भोज, पंडरी और तुर्का गौरी। टोटल जो है मैंने जैसे पहले भी बताया 1914.3 एकड़ ये भूमि है, जिसमें आज राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा की कार्यवाही की जा रही है। ये क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में हो रहा है या सरकार के आदेशों के अनुक्रम में हो रहा है? ये जो हमारा गेटा एक्ट है उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3/11/2022 को अपने न्यायालय से जो आदेश किया गया, उसके वो जो उसका अनुपालन था वो माननीय उच्च न्यायालय में जो स्पेशल अपील पेंडिंग थी उसकी वजह से रुका हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील को निस्तारित कर दिया गया है, स्पेशल अपील को 13/8/2025 को। इसके क्रम में चूंकि अब कोई विधिक अड़चन नहीं रही है कब्जा लेने में, इसलिए आज इसमें कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। आबादी क्षेत्र को छोड़ा जा रहा है या उसको भी अधिग्रहण किया जा रहा है? वर्तमान में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो ये 1914.3 एकड़ है पूरी भूमि का कब्जा प्राप्त। उत्तराखंड में बरसात के कारण पहाड़ों में रोजाना पत्थर और मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो रहे हैं। 4 धामों में से केदारनाथ धाम का मार्ग भी पत्थर गिरने से अवरुद्ध हो गया है, जिससे दर्शनार्थियों के आने जाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि मार्ग खुलवाने के लिए मशीनों से पत्थर और मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। देखिए, बरसात के 2 महीनों में थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि पहाड़ है, लैंडस्लाइड लगातार चलता रहता है। लेकिन वहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ भी रोड मलबा गिरता है या लैंडस्लाइड होता है, रोड बंद होती है, तो तत्काल वहाँ पे संबंधित विभाग को आगाह किया जाता है और वो तत्काल रोड खोलने का भी काम करते हैं। आज हमारे यहाँ जो द्वितीय केदार मधमेश्वर जी हैं, वहाँ पर एक बड़ा बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बंद हो गया है और गोंडार के पास और मधमेश्वर में कुछ यात्री वहाँ पर जो कल परसों से गए हुए थे वो वहाँ पर हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, प्रशासन को और संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। वहाँ पर विभाग के कर्मचारी और जो लेबर हैं वो पहुँच चुकी है रास्ता बनाने के लिए, और बाकी जो वहाँ पर हैं वहाँ पे ट्रॉली भी है, तो ट्रॉली के माध्यम से भी कुछ लोग वापस आने के लिए वहाँ पे एसडीआरएफ और
DDRF वहाँ पे काम कर रहा है और जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे रास्ता खुल जाए ताकि बाकी लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं। भूस्वर्ग नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों के खिलाफ स्थानीय लोग, होटल कारोबारी, पंडा समाज और व्यापारियों का संयुक्त जन आंदोलन लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों के कारण पौराणिक ब्रह्मा कपाल तीर्थ, ब्रह्मा शिला और तप्त कुंड क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तेज बहाव से कटाव हो रहा है, जिससे इन पवित्र स्थलों के अस्तित्व को खतरा मंडरा रहा है। संत आत्मा नंद महाराज ने सनातन संस्कृति की बदहाली पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्राण त्यागने तक की बात कही है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार से बद्रीनाथ धाम में बाजार बंदी और क्रमिक अनशन शुरू करने का फैसला किया है। आज मुख्य बाजार से साकेत तिराहे तक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। आंदोलन की 10 सूत्रीय मांगे अभी भी अटकी हुई हैं। जय बद्री विशाल की जय। सनातन धर्म की आँच आएगी। स्वामी आत्मानंद जी महाराज शंकराचार्य की गद्दी, दो गद्दी एक नहीं है, ये मेरी दो गद्दी है, एक द्वारका और एक बद्री, दो गद्दी है। स्वामी आत्मानंद जी आज 97 साल की उम्र में जो सनातन धर्म में आँच होगी, तो उत्तराखंड का ये पहला आदमी है कि आप रक्षण पहला करेगा। जय बद्री। जन्माष्टमी के अवसर पर सितारगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। कई मंदिरों में बाहर से आए भजन गायकों ने भक्ति गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं कलाकारों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। मंदिरों में बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में सजाया गया, जिससे माहौल बेहद आकर्षक हो गया। भक्तों ने व्रत रखकर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। देर रात तक मंदिरों में भजन कीर्तन, नृत्य और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी रही। कृष्ण जी का बहुत धूमधाम से जन्म मनाया गया है। सितारगंज में बहुत ही हर मंदिरों में बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर जन्माष्टमी मनाया गया है। भव्य झांकियाँ निकाली गई हैं, रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हमारे लोग भाग लिए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म का, जो जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में जन्मदिन मनाया जाता है बहुत उत्साह के साथ, और हम लोगों भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए, भाग लिए हैं, और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी इसमें शामिल थे और अच्छी तरह से पूरे मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया है, और आगे भी इससे ये भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में मुक्तिधाम के निकट पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के समीप नगला की ओर से आ रहे 18 टायर ट्रक के पीछे से आए एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दुगध वाहन के परकच्चे उड़ गए। उक्त वाहन में सवार ड्राइवर, क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति अंदर ही फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों एवं पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दो को बाहर निकालकर उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा हल्द्वानी में सुशील तिवारी चिकित्सालय भिजवाया, जबकि एक युवक आधा घंटे से अधिक समय तक वाहन में ही फंसा हुआ था, जिसकी मौत हो गई। इधर सड़क के बीचों बीच हुई उक्त दुर्घटना के चलते दोनों ओर भयंकर जाम लग गया, जो कि आधा घंटे बाद लालकुआं के पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल खुलवाया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में लगी सभी संस्थाओं पर कब्जा किया गया। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन और गुंडा तत्वों के साथ मिलकर चुनाव परिणामों का अपहरण किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर से फिर से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी। अब तो सारी पुलिस धाकड़ होगी। आप जब चाहोगे, जब जिन प्रतिनिधियों का चाहोगे, जैसे चाहोगे अपहरण कर लोगे, उठा करके ले जाओगे। ये स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है। इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और मुझे उम्मीद है आपके सामने बहुत जल्दी हम एक कार्यक्रम जो मैं जागरण का चलाऊंगा वो अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक जबरदस्त कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख आएगी
हम इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग के रूप में इस घटना को लेते हैं। लोग कांग्रेस को जिताना चाहते थे। ये इस बात से स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं, उनके मंत्रीगणों, उनके विधायकगणों, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के आत्मज, उनके रिश्तेदार, उनके निकटस्थ लोग जनता ने चुनाव में पराजित किए और कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जबकि कांग्रेस के नेताओं के आत्मज यदि चुनाव लड़े हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, उनमें वो चुनाव में जीते हैं और भाजपा के लोग पराजित हुए। जनमत किस तरफ है, जनता क्या चाहती थी, इसके लिए कोई दूसरा बैरोमीटर हो ही नहीं सकता इस बात के अलावा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का, सत्तारूढ़ लोगों का, आप इनके मंत्रियों के देख लीजिए। पानी के सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां इस मौके पर मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी भीड़ दिखाई दी। वहीं सभी श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लाइन में खड़े नजर आए। वहीं कतारों के अंदर छोटे छोटे कान्हा और राधा भी दिखाई दिए, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, राम मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी भीड़ दिखाई दी। वहीं अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो हर चौराहे पर सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देहरादून के विभिन्न मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजा रोड स्थित गीता भवन, किशोर नगर और राजेंद्र नगर मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव सदैव समाज में उत्साह, प्रेरणा और उमंग का संचार करता है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुराई के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सबके भीतर भी कोई ना कोई बुराई होती है, जिसे दूर करने का संकल्प हमें इस पर्व पर लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं और उनके उपदेशों से हमें सत्य, प्रेम, त्याग, शांति, सेवाभाव और सद्भावना जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। क्षेत्र से आए हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र संयोजक और हमारे पार्षद हमारे भूपेंद्र कटे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मोहन भावना जी उपस्थित। कि आप जानते हैं अटल जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं। अब तो स्वर्गवास हुआ। आप बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता, मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बने। वह सरकार केवल 13 दिन के लिए, एक तो आपने जो परमाणु विस्फोट पोखरण में किया, पूरे देश इस तरह आपने भारत के विकास के लिए, सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर। मैं भारत रत्न से सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्राद्धवीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम उस शख्सियत को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हम भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद आए थे तो कांग्रेस ने कहा था कि में जाने के लिए भी 4 लोगों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा था सवेरा निकलेगा, कमल खिलेगा। और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया उसी पर चलते हुए आज दिल्ली के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारत विपक्ष को उन्होंने रुका, ये
विशेषताएं थी, वैसे ही अटल भी थे, जो कहते थे उसको करते थे। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।